नमस्ते दोस्तों। क्या आपको पता है कि जिस साजिश और धोखे के साए में आरव और सान्या की जिंदगी जी रही है, उसका असली सच क्या है? अगर आपने इसके पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो फौरन जाकर उन्हें देख लीजिए, वरना कहानी की यह रोमांचक कड़ियां समझ नहीं आएंगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए, बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज का यह धमाकेदार एपिसोड। वो घर असल में रोहन ने अपने बलबूते पर नहीं खरीदा था, बल्कि वह आशियाना तो नेहा के नाम पर था और उसने अपनी मर्जी से वह फ्लैट रोहन को रहने के लिए दे दिया था। रोहन ने अपनी तरफ से कभी कोई संपत्ति नहीं जुटाई थी, लेकिन जब नेहा ने जिद की कि वह कपूर मेंशन की घुटन भरी दीवारों के बीच एक दिन भी नहीं बिताना चाहती, तो रोहन ने बिना एक पल सोचे उस फ्लैट में उसके साथ शिफ्ट होने का फैसला कर लिया था। उधर रसोई की महकती और गर्म हवाओं के बीच सान्या ने कुछ ही पलों में चाय के साथ कई तरह के लजीज स्नैक्स करीने से तैयार कर लिए थे। वह ट्रे उठाकर एक भरोसेमंद सहायक के साथ बैठक कक्ष की तरफ बढ़ी। उसने भारी नक्काशीदार दरवाजों को पार किया और मेहमानों से घिरी उस विशाल टेबल पर चाय और नाश्ते के बर्तन सलीके से सजा दिए। जैसे ही वह ट्रे रखकर पीछे हटने लगी, आरव के ठीक बगल में सोफे पर जमी हुई बैठी उस अजनबी लड़की की तीखी और जलती हुई नजरें सान्या पर टिक गईं। वह उसे पलक झपकाए बिना घूर रही थी। उस साधारण से लिबास में भी सान्या की प्राकृतिक सुंदरता किसी को भी मोह सकती थी, और उसकी मांग में चमकता वह सिंदूर उसकी सादगी में चार चांद लगा रहा था। यहां तक कि रेयान की नजरें भी बार बार भटककर सान्या के चेहरे पर ही आ टिक रही थीं। उसने आज पहली बार सान्या को इतनी गहराई से नोटिस किया था। बिना किसी भारी भरकम दिखावे के भी सान्या के चेहरे का नूर उस लड़की पर भारी पड़ रहा था, जबकि उसके बगल में बैठी वह मेहमान युवती चेहरे पर मेकअप की कई परतें लादे होने के बावजूद सान्या के सामने बिल्कुल फीकी और साधारण लग रही थी। यह कोई और नहीं बल्कि शहर की प्रतिष्ठित सिंघानिया खानदान की लाडली नताशा सिंघानिया थीं, जो आज अपने पूरे परिवार के साथ आरव के साथ अपने रिश्ते की मुहर लगाने, यानी उनकी शादी की बात पक्की करने के लिए कपूर मेंशन की देहरी पर आई हुई थी। सान्या ने अपनी नजरें झुकाए रखीं, सभी मेहमानों को अदब के साथ चाय और नाश्ता परोसा और बिना एक सेकंड गंवाए चुपचाप वहां से अपने काम के सिलसिले में निकल गई। जैसे ही सान्या ओझल हुई, मिसेस सिंघानिया ने अपनी उत्सुकता रोकते हुए सीधे दादी से पूछा, यह लड़की कौन है जो अभी नाश्ता परोस रही थी? कसम से देखने में बहुत ही नटखट और प्यारी सी गुड़िया जैसी लगती है। आरव ने बहुत ही ठंडे और लापरवाह लहजे में बिना किसी झिझक के जवाब दिया, आंटी, यह इस बड़े घर की एक मामूली सर्वेंट यानी नौकरानी है। आरव के मुंह से यह शब्द निकलते ही पास बैठी नताशा की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके पुतले जैसे चेहरे पर हैरानी की लहर दौड़ गई। उसे अच्छी तरह याद था कि कुछ दिन पहले ही उसने सिटी स्क्वायर मॉल के सबसे महंगे और लग्जरी ब्रांडेड स्टोर से सान्या के हाथ में बड़े बड़े शॉपिंग बैग्स देखे थे, जिन पर दुनिया के सबसे महंगे ब्रांड्स के लोगो चमक रहे थे। वह जानती थी कि वे चीजें आम आदमी की पहुंच से कोसों दूर थीं। नताशा ने तुरंत आरव की तरफ देखा और कटाक्ष भरे लहजे में पूछा, इतनी बड़ी बड़ी और आलीशान ब्रांडेड शॉपिंग करने वाली इस लड़की को तुम लोग आखिर कितनी तनख्वाह देते हो? नताशा के तीखे सवाल के बीच विवान से चुप नहीं रहा गया। वह झटके से अपनी जगह पर सीधा हुआ और तल्ख आवाज में बोल उठा, यह हमसे कोई सैलरी नहीं लेती मैडम, बल्कि सच तो यह है कि इस घर में शरण लेने और यहां रहने के एवज में यह हमें किराया और पैसे चुकाती है। विवान के उस जवाब को सुनकर नताशा के होश उड़ गए। उसके भीतर का अहंकार और ईर्ष्या एक साथ जाग उठी। उसे सान्या की उस बेदाग और प्राकृतिक सुंदरता से भयंकर जलन होने लगी थी, क्योंकि वह समझ चुकी थी कि भारी भरकम मेकअप और डिजाइनर लिबास के बावजूद वह उस साधारण सी दिखने वाली लड़की के इर्द गिर्द भी नहीं ठहरती थी। कुछ देर तक दोनों परिवारों के बीच औपचारिक और इधर उधर की बातें होती रहीं। माहौल में एक अजीब सा ठहराव था। तभी मिस्टर सिंघानिया ने अपने कफ्स को ठीक करते हुए गंभीर आवाज में कहा,
तो फिर क्या मैं इस रिश्ते को पक्की मानूं? क्या हम इस गठबंधन पर अपनी सहमति की मुहर लगा दें? दादी ने एक पल के लिए खामोश रहकर अपनी नजरें घुमाईं और पास बैठे आरव की तरफ देखा। आरव ने बिना एक सेकंड की भी देरी किए सीधे मिस्टर सिंघानिया की आंखों में देखते हुए बेबाक अंदाज में कहा, जी अंकल, मुझे इस रिश्ते से किसी भी तरह की कोई आपत्ति नहीं है। मैं इसके लिए पूरी तरह तैयार हूं। ठीक उसी वक्त अपना रसोई का सारा काम निपटाकर सान्या अपने कमरे की तरफ लौट रही थी। लिविंग रूम के उस खुले हुए रास्ते से गुजरते वक्त आरव के मुंह से निकले ये शब्द सीधे उसके कानों में पिसे हुए शीशे की तरह चुभ गए। उसके कदम वहीं थम गए। सिर्फ सान्या ही नहीं, बल्कि उस कॉरिडोर और दरवाजे के आसपास खड़े रोहन और बाकी सभी लड़के आरव के इस अचानक और क्रूर फैसले को सुनकर बुरी तरह सन्न रह गए। उनके चेहरों पर ऐसा सन्नाटा छा गया मानो वे किसी अनहोनी का शिकार हो गए हों। उन्हें अपनी ही कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। उनकी नजरों में आरव का यह रवैया किसी दिमागी रूप से विचलित इंसान जैसा था। वे सब के सब बिना कुछ कहे अपने कदमों को खींचते हुए हॉल के अंदर दाखिल हुए और एक किनारे खामोश पत्थर की तरह खड़े हो गए। थोड़ी ही देर बाद नताशा और उसका पूरा परिवार औपचारिकताएं पूरी करके अपनी गाड़ियों में बैठकर वहां से विदा हो चुका था। जैसे ही मेहमानों की गाड़ियां हवेली के गेट से बाहर निकलीं, उन सारे लड़कों की सुलगती हुई और गुस्से से भरी नजरें सीधे आरव पर टिक गईं। आरव अपनी जगह से उठा। उसने अपने कोट के बटन बंद किए और चलने से पहले बेरुखी से बोला, अगर तुम में से किसी को भी मुझसे इस बारे में कोई फालतू चर्चा करनी है तो सीधे मेरे स्टडी रूम में आ जाओ। बिना किसी जवाब का इंतजार किए वह मुड़ा और अपनी पर्सनल स्टडी की तरफ बढ़ गया। उसके पीछे पीछे रोहन और ग्रुप के बाकी सारे लड़के भी भारी कदमों से चलते हुए उस आलीशान स्टडी रूम में दाखिल हो गए। कमरे के भीतर घुसते ही एक भारी घुटन भरा सन्नाटा पसर गया। वे सारे लड़के कमरे के एक कोने में एक साथ खड़े हो गए, जबकि आरव अपनी बड़ी सी चमड़े की चेयर पर पूरी शान के साथ बैठ गया। उनमें से एक की सब्र का बांध टूट गया। उसने सीधे सवाल दाग दिया, आरव, तुम आखिर कर क्या रहे हो? तुम्हारा माथा ठिकाने पर है या नहीं? तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुम पहले से ही शादीशुदा हो और इसके बावजूद तुम किसी दूसरी औरत के साथ 7 फेरे लेने और एंगेजमेंट करने के लिए कैसे राजी हो सकते हो? आरव के चेहरे पर जरा सी भी शिकन नहीं आई। उसने बेहद ठंडे और नपे तुले लहजे में जवाब दिया, हां, मैं बिल्कुल होश में हूं और मैं यह शादी पूरी तरह सोच समझकर कर रहा हूं, क्योंकि नताशा के साथ यह गठबंधन मेरे बिजनेस और मेरे रुकूब रसूख के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। वह समाज में मेरा एक परफेक्ट मैच है। उसने आगे कहा, नताशा को किसी भी हाई प्रोफाइल पार्टी या इवेंट में अपने साथ ले जाने में मुझे कभी किसी शर्म या झेप का सामना नहीं करना पड़ेगा। तुम सब लोग इस हकीकत को जितनी जल्दी स्वीकार कर लोगे उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। और हां, आज से ही तुम सब लोग नताशा को अपनी भाभी कहना शुरू कर दो, क्योंकि अगले ही हफ्ते हमारी आधिकारिक सगाई होने जा रही है। मैं साफ बता देता हूं कि अपनी होने वाली पत्नी के सम्मान के खिलाफ या उसके साथ किसी भी तरह की बदतमीजी मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। कमरे में मौजूद हर एक लड़के ने आरव की इस बेशर्मी और पत्थरदिली को देखा। उनके सीने में गुस्सा उबल रहा था, लेकिन वे बेबस थे। वे अंदर ही अंदर इसलिए भी बुरी तरह घुट रहे थे क्योंकि वे सान्या से बहुत ज्यादा अटैच हो चुके थे। सान्या ने उन्हें अपनी कसम देकर कड़ा बंधन बांधा था कि वे भूलकर भी उसके और आरव के इस झूठे और खोखले रिश्ते का जिक्र किसी के सामने नहीं करेंगे। यही वजह थी कि उनके हाथ बंधे हुए थे। वे चाहकर भी सच की दीवार नहीं गिरा पा रहे थे। आरव के इन क्रूर और स्वार्थी फैसलों ने उसके अपने ही दोस्तों को उससे कोसों दूर कर दिया था। वे उसके इस रूप से बेहद खौफ और परेशानी में थे। उन्हें सबसे ज्यादा फिक्र सान्या की हो रही थी, क्योंकि वे अच्छी तरह जानते थे कि इस घर में आने के बाद सान्या ने अपने परिवार, अपने खून के रिश्तों से हमेशा सदा के लिए सारे नाते तोड़ लिए थे। पूरा 1 साल बीतने को आ रहा था।
लेकिन इन 12 महीनों के लंबे अंतराल में सान्या ने एक बार भी अपने मायके या अपने किसी भी परिजन को फोन तक करने की जहमत नहीं उठाई थी, और उधर से भी कभी किसी ने उसकी खैर खबर लेने की कोशिश नहीं की थी, क्योंकि उसके परिवार वाले बहुत पहले ही देश छोड़कर सिंगापुर में हमेशा के लिए जाकर बस चुके थे। वे सारे लड़के आरव के इस अंधेर के आगे लाचार थे, क्योंकि अंततः वे अपनी रोजी रोटी के लिए उसी के साम्राज्य पर निर्भर थे। लेकिन इस जुल्म को और अधिक सहना उनके बस से बाहर हो रहा था। घुटन से भरे उस माहौल में वे बिना एक भी शब्द बोले अपने कदम पीछे खींचकर वहां से जाने के लिए मुड़े ही थे कि तभी दरवाजे पर खड़ी दादी की भारी आवाज गूंज उठी। दादी ने अपनी छड़ी को फर्श पर थपथपाते हुए सख्त लहजे में उन्हें रोक दिया और बोली, ठहर जाओ तुम सब, अगले हफ्ते मेरे पोते आरव की एंगेजमेंट है और इस हवेली में होने वाले इस बड़े जश्न की सारी तैयारियों की जिम्मेदारी तुम सबको उठानी होगी। तुम्हें हाथ बटाना ही पड़ेगा। वैसे भी तुम लोग अब इस घर में क्यों नहीं रहते? अब से तुम सब यहीं इसी छत के नीचे रुकोगे और सारी व्यवस्था संभालोगे। उन लड़कों ने एक लाचार और बेबस नजरों से बूढ़ी दादी की तरफ देखा और चाहकर भी ना नहीं कह पाए। उन्होंने मजबूरन अपने सिर झुकाकर हामी भर दी। दूसरी तरफ आरव अपनी इस जीत और आने वाले नए पन्नों को लेकर बेहद खुश था। उसका छोटा भाई आखिरकार जिंदगी की एक नई शुरुआत करने जा रहा था, और इस बात से उसे सुकून था कि जल्द ही उसके घर में एक नई मालकिन, एक भाभी आने वाली है। तैयारी के वे 7 दिन कब और कैसे रेत की तरफ फिसल गए, किसी को पता ही नहीं चला। देखते ही देखते वह मनहूस और चमचमाता हुआ सगाई का दिन आ पहुंचा। आरव अपने आलीशान बेडरूम में खड़े होकर बड़े से शीशे के सामने खुद को निहार रहा था। अपनी शेरवानी के कफ्स और कॉलर को दुरुस्त कर रहा था। बेहद करीने से सजा हुआ वह भव्य हॉल रोशनी से जगमगा रहा था, लेकिन इस शानदार महफिल के ठीक बीचों बीच आरव के सीने में सुलगती बेचैनी और तनाव का एक अलग ही तूफान उठा हुआ था। उसने मखमली फिनिश वाला गहरे काले रंग का वो महंगा टक्सीडो सूट पहन रखा था, जिसमें उसकी शख्सियत किसी राजकुमार जैसी लग रही थी। बेहद हैंडसम, शालीन और दूर से ही ध्यान खींच लेने वाली। पर उसके इस बेदाग रूप और ठंडे आत्मविश्वास के ठीक विपरीत उसकी आंखों में कोई सुकून नहीं था। वहां तो सिर्फ एक सुलगती हुई जिद और बेचैनी का समंदर था। आरव के मन का खेल साफ था। उसने यह सगाई का नाटक सिर्फ इसलिए रचा था ताकि सान्या की रूह कांप उठे। वह तो यह देखना चाहता था कि उसकी बेरुखी और इस नए रिश्ते की आहट से सान्या अंदर तक टूट जाए। उसे पूरी उम्मीद थी कि इस तमाशे को देखकर सान्या का सब्र जवाब दे जाएगा। वह या तो खुद खिंची चली आएगी और सबके सामने चीखकर अपना हक जताएगी, या फिर अपने आत्मसम्मान के आगे झुककर दादी मां के चरणों में गिर जाएगी और सच उगल देगी कि आरव का असली दिल और जीवन सिर्फ उसका यानी सान्या का है। आरव को अपने दोस्तों पर भी पूरा भरोसा था। उसे लगता था कि अगर सान्या खुद चुप भी रही तो उसके यार दोस्त इस धोखे को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और खुद ब खुद आरव के इस पाखंड का पर्दाफाश कर देंगे। लेकिन वक्त के पहिए ने ऐसा अजीब चक्कर काटा कि आरव के होश उड़ गए। सच्चाई उसके सारे अनुमानों को रौंदती हुई सामने खड़ी थी। जिन दोस्तों के भरोसे वह यह जंग जीतने चला था, वे सारे के सारे दुश्मन के खेमे में जा खड़े हुए थे। रोहन, कबीर, अर्जुन और विवान, ये सब के सब किसी हिचकिचाहट के बिना सान्या के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस सगाई की एक एक तैयारी में ऐसे जुटे थे जैसे यह किसी और की नहीं बल्कि उनके अपने किसी अजीज की खुशियों का जश्न हो। उनके चेहरों पर न तो कोई शिकन थी और न ही आरव के प्रति उस डर की कोई झलक जिसके दम पर आरव अपनी अकड़ में रहता था। आरव दंग था कि उसके एक इशारे पर पानी पीने वाले ये लड़के आज सान्या के हर एक हुक्म को ऐसे सिर माथे लगा रहे थे जैसे वे आरव को जानते ही ना हों। और फिर घड़ियों की टिक टिक के साथ वह मनहूस घड़ी आ पहुंची। पार्टी का शोर और मेहमानों की चहल पहल परवान चढ़ने लगी। नताशा और उसका पूरा भरा पूरा परिवार शान से हॉल के अंदर दाखिल हो चुका था, लेकिन आरव अब तक अपनी कैद से बाहर नहीं आया था। वह अपने कमरे की 4 दीवारों के बीच अकेला टहल रहा था।
उसकी सांसें उखड़ी हुई थीं और उसका दिल सिर्फ एक ही उम्मीद पर टिका था, शायद इस आखिरी पल में सान्या आएगी और इस शादी के बंधन को तोड़ देगी। उसकी यादों के झरोखे पर अभी भी वो दिन ताजा था जब उसने सान्या को भूखे पेट व्रत रखते और भगवान के सामने गिड़गिड़ाते देखा था। उस वक्त आरव को अपनी छाती में एक कसक महसूस हुई थी। उसे लगा था कि सान्या उससे बेइंतहा मोहब्बत करती है। उसके दिल ने उसे यकीन दिलाया था कि जैसे ही सान्या उसे किसी और के होते देखेगी, उसका गुरूर पिघल जाएगा और वह सबके बीच आकर अपना हक जताते हुए फफक पड़ेगी। लेकिन वक्त गुजरता गया और सान्या की तरफ से खामोशी की एक लंबी दीवार खड़ी रही। इस खामोशी ने आरव के भीतर सुलगती आग को और भड़का दिया, जिससे उसके भीतर का गुस्सा अब उबाल खाने लगा था। तभी बाहर दरवाजे पर हल्की सी खटखट हुई। विवान की जानी पहचानी उंगलियों की आहट। आरव ने एक झटके में दरवाजा खोला और बिना एक शब्द बोले विवान के साथ भारी कदमों से सीढ़ियों की तरफ बढ़ चला। हॉल में उतरते ही उसकी नजरें सिर्फ एक ही शख्सियत को तलाश रही थीं, सान्या। उधर उस आलीशान घर के एक शांत कोने में बने कमरे के भीतर सान्या और नेहा खुद को संवारने में मशगूल थीं। सान्या ने आज सुबह के शगुन और गरिमा को समेटे हुए एक बेहद खूबसूरत पीच रंग की साड़ी पहनी थी। उस साड़ी के साथ उसने अपने ही हाथों से तराशा हुआ एक ऐसा ब्लाउज पहन रखा था जिसकी सिलाई और नक्काशी देखते ही बनती थी। उसकी बेशकीमती चमक दूर से ही किसी कुलीन घराने के लिबास का एहसास करा रही थी। उसके खुले रेशमी बालों पर जड़ा हुआ वह नायाब क्लिप उसकी सादगी में चार चांद लगा रहा था। आज उसने अपने गले के उस मंगलसूत्र को छिपाने की कोई कोशिश नहीं की थी और उसकी मांग में भरा हुआ वह सुर्ख सिंदूर तो मानो किसी खुली चुनौती की तरह चमक रहा था। होठों पर सिर्फ हल्की सी पिंक लिपस्टिक और आंखों में काजल की गहरी कतार। बिना किसी बनावटी मेकअप के भी उसका यह रूप किसी अप्सरा से कम नहीं लग रहा था। ठीक उसके पास खड़ी नेहा ने बिल्कुल इसके विपरीत एक भारी भरकम ब्राइडल रेड कलर की साड़ी लपेटी हुई थी। उसके गले में जगमगाता हुआ वह अनमोल नेकलेस भी सान्या की ही तुलिका का कमाल था। एक ऐसा नायाब पीस जिसकी दूसरी कोई नकल इस पूरी दुनिया में मौजूद नहीं थी। सान्या ने अपने पैरों में ऊंची हील्स डाली और नेहा के साथ कमरे से बाहर निकलने के लिए आगे बढ़ी। तभी सान्या की नजर नेहा के भारीपन पर पड़ी। उसे लगा कि नेहा कुछ ज्यादा ही भरी भरी और थुलथुली सी लग रही है। उसने बिना सोचे समझे चुटकी लेते हुए कहा, नेहा, माजरी क्या बात है? तुम कुछ ज्यादा ही गोल मटोल नहीं होती जा रही हो? कहीं तुम चुपचाप छिपकर हद से ज्यादा खाने तो नहीं लगी हो? नेहा ने मुस्कुराते हुए अपना एक हाथ सान्या के कंधे पर रखा और प्यार से फुसफुसाते हुए बोली, अरे पगली, अब ज्यादा खाना खाने की वजह से नहीं, बल्कि इसीलिए कि तू बहुत जल्द मासी बनने वाली है। यह सुनते ही सान्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने अविश्वास से खुद को दोहराया, क्या मैं मासी बनने वाली हूं? चल, ये तो ठीक है, पर तू अचानक इतनी मोटी कैसे हो गई? पहले यह तो बता। लेकिन अगले ही पल जब उसने नेहा के कहे गए उन जादुई शब्दों की गहराई को महसूस किया तो उसका दिल खुशी से भर आया। उसने बिना एक पल गंवाए नेहा को अपनी बाहों में भींच लिया और उसकी पीठ थपथपाते हुए उसे इस खूबसूरत कायनात की सबसे बड़ी मुबारकबाद दी। वे दोनों सखियां अब उस भव्य सीढ़ियों से नीचे उतर रही थीं। उनके कदम जैसे ही उस संगमरमर की सीढ़ी पर पड़े, हॉल में मौजूद हर एक मर्द की सांसें मानो वहीं थम गईं। रोहन की निगाहें तो जैसे नेहा पर आकर जम गई थीं। आज पहली बार उसने नेहा को इस रूप में देखा था। उनकी लव मैरिज तो चुपचाप कोर्ट के कागजों में सिमट गई थी, इसलिए रोहन ने कभी अपनी पत्नी को इस तरह 16 श्रृंगार किए और डिजाइनर लिबास में नहीं देखा था। आदित्य ने तुरंत आगे बढ़कर रोहन का खुला हुआ मुंह बंद किया और आंखें तरेरते हुए फुसफुसाया, अबे होश में आ जा, वो तेरी अपनी बीवी है, बाद में तसल्ली से ताड़ लेना। वैसे मानना पड़ेगा भाई, तूने इतनी खूबसूरत बला को इतनी जल्दी अपने जाल में कैसे फंसा लिया? हम सब तो बस देखते ही रह गए। उसी भीड़ के बीच कबीर ने अपनी कोहनी अर्जुन की पसलियों में मारते हुए
धीरे से कहा, देख भाई, हमारी मैडम आज किसी मल्लिका से कम लग रही हैं क्या? अर्जुन ने सान्या के चेहरे पर टिकती अपनी नजरों को हटाए बिना बस में हामी भरते हुए सिर हिला दिया। फिर अर्जुन ने अपनी गर्दन घुमाते हुए कबीर का ध्यान उस मंच की तरफ खींचा और तंज कसते हुए बोला, चल अब जरा उन साहिबा पर भी नजर डाल लें जो सचमुच हमारी नई मैडम बनने की कतार में बैठी हैं। यह कहते हुए उसने दोनों को सीधे उस सजे धजे स्टेज की तरफ इशारा कर दिया। वहां बीचों बीच रखे उस शानदार सोफे पर आरव के ठीक बगल में नताशा बैठी हुई थी। उसने भड़कीले गुलाबी रंग का एक भारी ब्राइडल गाउन पहन रखा था, जिस पर कॉस्मेटिक्स की इतनी मोटी परत चढ़ी थी कि वह किसी खूबसूरत औरत से ज्यादा किसी मेकअप के गोदाम का नमूना लग रही थी। हालांकि वह दिखने में बुरी नहीं थी, लेकिन उस बनावटी चमक और आरव के पास बैठी उसकी बेजान मौजूदगी के आगे उसका सारा आकर्षण दम तोड़ रहा था। विवान को नताशा अपनी आंखों में कांटे की तरह चुभ रही थी। वह मन ही मन सुलग रहा था, क्योंकि वह तो सिर्फ सान्या को ही अपनी असली भाभी के रूप में देखना चाहता था। वह चुपचाप बाकी दोस्तों के साथ एक कोने में खड़ा होकर इस नौटंकी का तमाशा देख रहा था। ठीक उसी पल आरव की नजरें अनचाहे ही उन सीढ़ियों की तरफ उठीं और सामने खड़े उस दृश्य को देखकर उसकी सांसें रुक सी गईं। सीढ़ियों पर खड़ी सान्या की वह चमकती हुई छवि सीधे उसके दिल पर आघात कर गई। वह आज कयामत ढा रही थी, मानो उसने यह सारा रूप सिर्फ और सिर्फ आरव को यह दिखाने के लिए गढ़ा हो कि देख, जिसे तू ठुकरा रहा है वो किस शान की मालकिन है, और जरा अपने बगल में बैठी इस पुतले से तुलना कर ले। आरव की निगाहें एक बार उस जगमगाती हुई सान्या पर टिक जाती और अगले ही पल घूमकर नताशा के चेहरे पर आ जाती। तुलना साफ थी। नताशा का वह भारी भरकम और बनावटी सौंदर्य सान्या की इस स्वाभाविक, कुदरती और रूहानी खूबसूरती के सामने किसी धूल के कण से ज्यादा कुछ नहीं लग रहा था। शानदार लिबास और नक्काशीदार साड़ी में सान्या जब धीरे धीरे सीढ़ियों से उतरकर उस विशाल हॉल के फर्श पर उतरी, तो उसकी मौजूदगी ने वहां मौजूद हर शख्स का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। वह चलकर सीधे दादी मां के करीब पहुंच गई, जिनके आसपास कुलीन घरानों की कई संभ्रांत महिलाएं खड़ी थीं। हर किसी की नजरें सान्या के इस बेदाग और कुदरती सौंदर्य पर टिकी हुई थीं। तभी भीड़ के बीच से आगे बढ़ते हुए मिसेस मित्तल सीधे दादी मां के पास आ पहुंची। उन्होंने सान्या को ऊपर से नीचे तक निहारा, फिर थोड़ा आश्चर्य जताते हुए सावित्री जी से फुसफुसाते हुए पूछा, मिसेस कपूर, यह खूबसूरत लड़की कौन है? क्या आप इसे अपने पोते के लिए पसंद कर रही हैं? अगर आप कहें तो मैं अपने पोते के साथ इसकी शादी की बात चलाऊं? सावित्री जी ने उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान लाते हुए बड़े सधे हुए लहजे में जवाब दिया, देखने में तो यह लड़की हर लिहाज से लाजवाब है और मैं खुशी खुशी रिश्ता जोड़ भी लेती, लेकिन जरा गौर से देखिए मिसेस मित्तल, यह पहले से ही किसी के नाम का सुहाग ओढ़े बैठी है। क्या आपको इसकी मांग में चमकता हुआ सिंदूर और गले में वह पवित्र मंगलसूत्र नजर नहीं आ रहा? मिसेस मित्तल ने जब अपनी नजरें घुमाकर सान्या के गले और मांग पर डाली, तो उन्हें अपनी नासमझी पर थोड़ा पछतावा हुआ। उन्होंने मन ही मन उस अभागे शख्स के लिए अफसोस जताया जिसकी पत्नी इतनी अनमोल होकर भी किसी और महफिल में खड़ी थी। यह सारी बातचीत हॉल के एक कोने में खड़े आरव के कानों तक साफ पहुंच रही थी। यह सच्चाई उसके जिस्म में आग की तरह दौड़ गई। उसकी उंगलियां गुस्से से इस कदर भींच गईं कि उसकी हथेलियों में नाखून चुभने लगे। उसकी मुट्ठियां कस चुकी थीं और उसका दिल एक अजीब सी क्षमकश में सुलग रहा था। आरव की नजरें उस वक्त हॉल में मौजूद उन तमाम लड़कों पर टिकी थीं जो अपनी हवस भरी निगाहों से सान्या को निगल जाने की हद तक घूर रहे थे। उसके दिमाग में विचारों का बवंडर उठ खड़ा हुआ। क्या यह सब उसने जानबूझकर किया है? क्या यह मुझे अंदर ही अंदर कुड़ाने और इस बात का एहसास कराने के लिए तैयार हुई है कि मैंने एक बेमिसाल हीरे को ठुकराकर कितनी बड़ी भूल की है? क्या यह चाहती है कि मैं अपनी इस नई सगाई के फैसले पर उम्र भर खून के आंसू रोऊं? तभी महफिल की खामोशी को चीरते हुए मिसेस सिंघानिया चांदी की एक नक्काशीदार थाली थामे मंच की तरफ बढ़ीं। उस मखमली थाली के भीतर दो अलग अलग बक्से रखे थे,
जिनमें जगमगाती हुई कीमती डायमंड रिंग्स अपनी चमक बिखेर रही थीं। सान्या ने एक नजर उस थाली पर डाली और फिर तुरंत अपनी नजरें झुकाकर अपनी उंगली की उस अंगूठी को देखने लगी जो उसके सुहाग की निशानी थी। आरव ने उसके इस अंदाज को भांप लिया था। उसके भीतर बैठा वह पुराना वहम फिर जाग उठा कि शायद इस आखिरी क्षण में सान्या अपना सब्र तोड़ देगी और इस सगाई के ताश के पत्तों की तरह बिखर जाने का डर उसे मजबूर कर देगा कि वह सबके सामने चीख पड़े। लेकिन अगले ही पल हकीकत ने उसके सारे भ्रम को चकनाचूर कर दिया। सान्या ने अपनी जगह से कदम उठाए और सीधे उस टेबल की तरफ बढ़ गई जहां नेहा चुपचाप बैठी हुई थी। वह बिना किसी फिक्र के नेहा के बगल में कुर्सी खींचकर बैठ गई और वहां सजी डिशेज में से खाना खाने लगी। उसका यह बेपरवाह रवैया देखकर आरव का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने अपनी सुलगती नजरों से सान्या को देखा और फिर गुस्से में उबलते हुए नताशा का हाथ अपने मजबूत हाथों में जकड़ लिया और बिना एक पल गंवाए उसके उंगली में वह हीरे की अंगूठी सरका दी। सान्या भले ही प्लेट में रखे खाने से अपना ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी आंखें और उसका पूरा ध्यान उसी मंच पर टिका हुआ था। नेहा उसकी इन तमाम हरकतों को बहुत करीब से नोट कर रही थी। आखिरकार नेहा से रहा नहीं गया। उसने झुककर सान्या के कान में कहा, अगर तेरे सीने में यह आग इस कदर धधक रही है और तुझसे यह तमाशा सहन नहीं हो रहा, तो तू चुपचाप अपने कमरे में क्यों नहीं चली जाती, या फिर इस पाखंड को खत्म करके सबके सामने सच क्यों नहीं उगल देती कि तू इस घर के मालिक आरव की असली पत्नी है। सान्या ने अपने होठों पर एक तीखी दर्द भरी मुस्कान सजाते हुए कहा, मैं कभी आरव की पत्नी हुआ करती थी नेहा, अब वो बीता हुआ कल है। अब मेरा उससे कोई वास्ता नहीं है। यह कहते हुए उसने अपनी नजरें उठाकर स्टेज की तरफ इशारा किया जहां नताशा ने आरव को अंगूठी पहनाने के बाद कसकर गले लगा लिया था। बिना किसी हिचकिचाहट के सान्या ने अपना स्मार्टफोन उठाया, कैमरे का लेंस उन दोनों की तरफ किया और उस दर्दनाक पल की एक तस्वीर कैद कर ली। उसके ऐसा करते ही नेहा के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। उसने घबराकर पूछा, पगली, तू ये क्या कर रही है? होश में तो है? सान्या ने बेहद शांत और ठंडे लहजे में जवाब दिया, बस अपने कमरे में जाकर इन दोनों की एक शानदार पेंटिंग जो तैयार करनी है। देख तो जरा, दोनों कितने मुकम्मल जोड़े लग रहे हैं, बिल्कुल मेड फॉर ईच अदर। थोड़ी ही दूरी पर खड़ा रोहन जब सान्या के मुंह से ये कड़वे अल्फाज सुने तो उसका दिल भी अंदर तक बैठ गया। उसके साथ खड़े बाकी दोस्तों के चेहरों पर भी एक खामोश उदासी छा गई। और फिर इस घुटती हुई महफिल के बीच से अचानक सान्या उठी और बिना किसी से एक शब्द बोले चुपचाप बाहर अंधेरे की तरफ निकल गई। उधर आरव की बेचैनी अब बर्दाश्त की हद पार कर चुकी थी। पिछले कई घंटों से उसकी निगाहें सान्या को तलाश रही थीं, लेकिन उसका कहीं अता पता नहीं था। बाहर आसमान के तेवर बेहद डरावने हो चुके थे। बादलों की गर्जना और ठंडी सनसनाहट भरी हवाएं यह चीख चीख कर कह रही थीं कि यह रात अपने साथ कोई बहुत बड़ा तूफान लेकर आई है। वक्त बीतता गया और आखिरकार रात का एक बजते बजते पार्टी का यह ढोंग हमेशा के लिए खत्म हो गया। मेहमान अपने अपने घरों को लौट चुके थे, लेकिन आरव के तमाम जिगरी यार उसी आलीशान हवेली के मेहमान कमरों में रुके हुए थे। नेहा उस माहौल में एक पल भी रुकना नहीं चाहती थी, लेकिन रोहन ने तमाम मिन्नतें करके और उसे समझा बुझाकर वहीं रोक लिया था। हवेली की विशाल छत पर इन सबसे कोसों दूर सान्या अकेली संगमरमर के ठंडे फर्श पर बैठी हुई थी। उसकी निगाहें एक तक उस स्याह वीरान आसमान पर टिकी थीं। रात का आसमान ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उस पर कालिख पोत दी हो। वहां चांद का दूर दूर तक कोई वजूद नहीं था, ठीक वैसे ही जैसे सान्या की जिंदगी से सारे उजाले हमेशा के लिए छिन चुके थे। जब वह उस पार्टी की भीड़ से उठी थी तो सीधे अपने कमरे में गई थी। वहां उसने अपने उस कैनवास को निकाला और अपने मोबाइल फोन में थोड़ी देर पहले खींची गई उस तस्वीर को सामने रखकर उन दोनों की एक दर्दनाक पेंटिंग उकेर डाली थी। उस तस्वीर को पूरा करने के बाद उसने एक कपड़े से उसे ढक दिया और खुद उठकर इस ठंडी सूनी छत पर चली आई। उसके दिल पर जो आघात लगा था
उसका कोई हिसाब नहीं था। उसके दोनों हाथों की उंगलियों पर अभी भी अलग अलग रंगों के निशान छूटे हुए थे और उसकी उस खूबसूरत साड़ी पर भी अनजाने में पेंट के कुछ धब्बे लग गए थे। वह आसमान के उस असीम शून्य को निहारती हुई खुद से ही बातें करने लगी। उसकी आवाज में एक अजीब सी सिसकारी थी। मम्मी, पापा, आप लोग मुझे इस अंधी दुनिया में अकेला छोड़कर इतनी दूर क्यों चले गए? जरा अपनी इस बेटी का हाल तो देखिए, ये कितनी बेसहारा और अकेली हो चुकी है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी से कोई ख्वाहिश नहीं रखी, किसी से बेइंतहा दिल नहीं लगाया, लेकिन जिससे मोहब्बत की उसने कभी मुझे अपना इंसान समझा ही नहीं। मेरी रूह तक को रौंद कर रख दिया। मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि इस दमघोंटू जिंदगी से कैसे निजात पाऊं। और ठीक उसी वक्त छत के उस अंधेरे कोने में आरव खामोशी से खड़ा होकर उसकी ये सारी बातें एक एक करके सुन रहा था। उसके भीतर का पूरा वजूद कांप उठा। उसके जहन में यह सवाल बार बार हथौड़े की तरह बज रहा था कि सान्या आखिर यह क्यों कह रही है कि उसके माता पिता इस दुनिया में नहीं है। हेलो दोस्तों, कहानी में अब जो होने वाला है उसकी कल्पना भी आपने नहीं की होगी। पर आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो अपना प्यार जरूर दिखाएं। इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें ऐसी सस्पेंस भरी कहानियां पसंद है। ऐसी ही और भी दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल स्केलेटन एआई लैब को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप एक भी एपिसोड मिस न करें। अब चलिए देखते हैं कि आगे क्या हुआ। तभी सान्या ने अपनी नम आंखों को पोंछते हुए आसमान की तरफ देखते हुए फिर से फुसफुसाया, मम्मी, अब मैं इस घर में एक पल भी नहीं रुकूंगी। मैं हमेशा के लिए यहां से जा रही हूं। अब इस छत के नीचे, इस चार दीवारी के भीतर मेरा रुकने की कोई वजह ही नहीं बची है। शुरुआत में मेरे दिल में एक हल्की सी उम्मीद की किरण थी। शायद कभी मेरे इस कठोर पति को मुझ पर थोड़ा सा तरस आ जाए। शायद कभी उसके दिल में मेरे लिए प्यार का कोई दिया जल उठे। इसी एक झूठी उम्मीद के सहारे मैंने इस घर में पूरा 1 साल काट दिया। लेकिन क्या आप जानती हैं मम्मी, आज हमारी शादी की पहली सालगिरह है और आज के इस पवित्र दिन पर मेरे पति ने मुझे तोहफे में क्या दिया है? एक सौतन। इसीलिए अब मेरा यहां 1 सेकंड भी बिताना नामुमकिन है। आपको तो शायद पता भी नहीं होगा, उन्होंने आज से ठीक 2 दिन पहले ही मेरे हाथों में तलाक के वो कागजात थमा दिए थे। छत के उस ठंडे और वीरान कोने में सान्या की यह बात अभी हवा में ही तैर रही थी कि तभी उसके ठीक पीछे एक भारी और ठंडी सी आवाज गूंजी। अच्छा, तो यह बात है, तुमने अब तक उन कागजातों पर दस्तखत नहीं किए? मैं तो तुम्हारे पास उन्हीं कागजों को लेने आया था, क्योंकि अपनी इस नई जिंदगी की औपचारिक शुरुआत से पहले मुझे उस तलाक की मुहर पक्की चाहिए। आरव के लहजे में बर्फ सी ठंडक और बेरुखी थी, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि सान्या ने मुड़कर उसकी तरफ देखा तक नहीं, वो तो बस अपने सामने फैली हुई उस खामोश जमीन को एक तक घूरे जा रही है, तो उसका अहंकार भड़क उठा। उसने गुस्से में दहाड़ते हुए फिर से आवाज लगाई, क्या बाहरी हो गई हो तुम? सुनाई नहीं दे रहा मैं क्या कह रहा हूं? सान्या ने अपनी जगह से हिलने की तक जहमत नहीं उठाई। उसकी इस चुप्पी ने आरव के भीतर सुलगते हुए गुस्से को एक भयानक विस्फोट में बदल दिया। वह आगबूला होकर आगे बढ़ा और उसने बिना एक पल गंवाए सान्या के लंबे रेशमी बालों को अपनी मुट्ठी में कसकर जकड़ लिया। उसके भीतर का इंसान जैसे कहीं मर चुका था। उसने अपनी तमाम मर्यादाओं और इंसानी शराफत की हर हद को पार कर दिया। सान्या उस दर्द और जिल्लत के समंदर में डूबती चली गई। उसकी आंखें आंसुओं से अटी हुई थीं और उसका पूरा जिस्म इस क्रूरता से कांप रहा था। लेकिन उस असीम पीड़ा और यातना के बीच भी उसके मुंह से एक बार भी यह दुआ या मिन्नत नहीं निकली, आरव, मुझे छोड़ दो। वहशीपन की हर इंतहा पार करने के बाद आरव उसे उसी हाल में उस अंधेरे और वीरान छत पर बेसुध छोड़ते हुए भारी कदमों से नीचे उतर गया। पीछे छूट गया था सिर्फ सन्नाटा, घना अंधेरा और एक टूटी हुई रूह का सिसकता हुआ वजूद। अगली सुबह हवेली के मुख्य डाइनिंग हॉल में दिन की शुरुआत हो चुकी थी। नाश्ते की मेज पर परिवार के सभी सदस्य मौजूद थे और आज का नाश्ता
किसी शेफ के हाथों तैयार किया गया था। दादी मां का चेहरा सुबह से ही उतरा हुआ था। उनकी उदासी की सबसे बड़ी वजह यह थी कि आज सुबह उन्हें सान्या के हाथों की वह पवित्र आरती नसीब नहीं हुई थी। उन्हें यह तक नहीं पता था कि सुबह से सान्या आखिर है कहां। उन्होंने घर के कोने कोने में उसे तलाश करवाया था, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। आज नेहा भी मेहमान के तौर पर वहीं रुकी हुई थी, इसलिए इस बात की गुंजाइश ही नहीं थी कि सान्या अपनी किसी सखी के घर गई होगी। नेहा खुद अंदर ही अंदर सान्या की इस अचानक गुमशुदगी से बुरी तरह घबराई हुई थी और बेचैनी से उसके लौटने का इंतजार कर रही थी। देखते देखते दोपहर ढल गई, सूरज की तपिश तेज हो गई, लेकिन सान्या का दूर दूर तक कोई पता नहीं चला। आखिरकार घर की एक नौकरानी ममता किसी जरूरी काम से उस सुनसान छत की तरफ गई, लेकिन जैसे ही उसने छत पर कदम रखा, उसकी आंखें डर और हैरानी से फटी की फटी रह गईं। वहां का मंजर दिल दहला देने वाला था। सान्या की वह फटी हाल साड़ी उसके बेजान जिस्म पर किसी तरह लिपटी हुई थी, जबकि उसका ब्लाउज और पेटीकोट पास ही बिखरे पड़े थे। ऐसा साफ लग रहा था कि होश में आने के बाद सान्या ने अपनी उस अधूरी साड़ी से खुद को ढकने की नाकाम कोशिश की होगी, लेकिन उसकी देह का ज्यादातर हिस्सा खुला रह गया था। उसके आसपास जमीन पर सूखे हुए खून के गहरे धब्बे फैले हुए थे, जो उस रात की दरिंदगी की गवाही दे रहे थे। ममता का कलेजा मुंह को आ गया। उसने तुरंत घबराकर पास ही पड़ी एक साफ चादर खींची और कांपते हाथों से सान्या के जिस्म को पूरी तरह ढक दिया। इसके बाद उसने कुछ दूसरे नौकरों को आवाज देकर बुलाया और बिना एक भी पल गंवाए सान्या को उठाकर सीधे अस्पताल की तरफ रवाना हो गई। ममता के मन में सान्या की हैसियत इस हवेली में सिर्फ एक साधारण नौकरानी से बढ़कर कुछ नहीं थी, इसलिए उसे यह जरा भी जरूरी नहीं लगा कि घर के किसी मालिक या मालकिन को इसके बारे में बताया जाए। उसके मुताबिक एक मामूली सहायिका के गायब होने या बीमार पड़ने पर इस बड़े घराने के लोगों को परेशान करने का कोई तुक नहीं बनता था। यही सोचकर उसने खामोशी से सारा कदम उठाया और सान्या को लेकर सीधे कपूर हॉस्पिटल के आपातकालीन वार्ड में आ पहुंची। उस अस्पताल की जानी मानी और बेहद काबिल स्त्री रोग विशेषज्ञ गायनेकोलॉजिस्ट डॉ दिशा कपूर उस वक्त अपनी ड्यूटी पर थीं। उन्होंने फौरन सान्या को अपनी देखरेख में लिया। उसकी हालत को गंभीर भांपते हुए नर्स को तुरंत उसे अस्पताल का गाउन पहनाने का निर्देश दिया। डॉ दिशा सान्या के चेहरे से पूरी तरह वाकिफ नहीं थी, लेकिन उनके साथ खड़ी वह नर्स सान्या को देखते ही तुरंत पहचान गई। यह वही नर्स थी जिसने कुछ समय पहले सान्या के हुए भीषण एक्सीडेंट के वक्त उसका इलाज नजदीकी से देखा था। नर्स ने तुरंत झुककर डॉ दिशा के कान में फुसफुसाया, मैडम, यह वही लड़की है जो कुछ महीने पहले यहां डॉक्टर रोनित की देखरेख में भर्ती हुई थी। याद है ना आपको, वही एक्सीडेंट वाली केस? डॉ दिशा के माथे पर हैरानी की लकीरें उभर आईं। उन्होंने अविश्वास से पूछा, तुम क्या कह रही हो? जरा ठीक से देखो। नर्स ने पूरी दृढ़ता से सिर हिलाते हुए कहा, जी बिल्कुल मैडम, मैं गलत नहीं हो सकती। उस दुर्घटना के बाद इसका सारा मेडिकल ट्रीटमेंट इसी अस्पताल में चला था। हालांकि उस वक्त आप किसी पर्सनल छुट्टी पर थीं। डॉ दिशा ने गंभीर होते हुए नर्स को सान्या के पास ही रुकने का आदेश दिया और खुद तेजी से अपने प्राइवेट केबिन की तरफ लौट आईं। उनके कदम रुक नहीं रहे थे। उन्होंने बिना देर किए अपना फोन उठाया और सीधे रोनित का नंबर डायल कर दिया। आज शाम के 5 बज रहे थे। बीती रात की उस लंबी और थका देने वाली पार्टी के बाद कपूर मेंशन का पूरा माहौल थोड़ा सुस्त था। रोनित भी आज अस्पताल नहीं गया था और घर के सभी सदस्यों के साथ लिविंग रूम में बैठकर शाम की चाय की चुस्कियां ले रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक गहरी शिकन थी। सामने रखी कप की चाय का स्वाद उसे बिल्कुल रास नहीं आया था। उसने अपना मुंह सिकोड़ते हुए उस नौकरानी की तरफ देखा जो चाय का ट्रे लेकर खड़ी थी और चिढ़क कर पूछा, क्यों भाई, आज यह बेस्वाद चाय किसने बनाई है? हमारे नियमित रसोइये को क्या हुआ? नौकरानी ने सहमते हुए सिर झुका लिया और दबी आवाज में बोली, सर, आज का नाश्ता और चाय तो किसी बाहरी शेफ ने तैयार किए हैं।
तभी पास ही सोफे पर बैठे करण ने बीच में टोकते हुए तंज कसा। अरे भाई, तुम क्यों मूड खराब कर रहे हो? सीधी सी बात है, आज घर में वो लड़की यानी सान्या नजर नहीं आ रही, वरना अब तक तो हमारी सुबह की शुरुआत उसी के हाथों की बेहतरीन चाय से होती। नौकरानी ने झिझकते हुए जवाब दिया, सच कहूं तो सर, आज सुबह से किसी ने भी सान्या को इस तरफ देखा तक नहीं है। आरव भी उसी हॉल में एक कोने में खामोश बैठा हुआ था। उसने उस बात को अनसुना कर दिया। उसके जहन में तो बस यही ख्याल था कि सान्या शायद अपनी किसी जिद में कहीं बाहर चली गई होगी। उसे दूर दूर तक इस बात का आभास नहीं था कि जिस छत पर उसने तांडव रचा था, वहां इस वक्त जिंदगी और मौत के बीच क्या खेल चल रहा है। तभी अचानक सन्नाटे को चीरते हुए रोनित की जेब में रखा फोन जोर से बज उठा। रोनित ने जैसे ही स्क्रीन पर चमकता हुआ वह नाम देखा, उसके कठोर चेहरे पर एक हल्की सी शर्मिली मुस्कान और ब्लश साफ झलकने लगा। पास ही बैठे आदित्य ने तुरंत ताना मारते हुए चुटकी ली। ओह हो, लगता है आज डॉक्टर दिशा का खास बुलावा आया है, तभी हमारे डॉक्टर साहब के गालों पर ऐसी लालाइयां छाई हैं। रोनित ने झेंपते हुए अपनी हंसी दबाई और तुरंत कॉल रिसीव करके कान से लगा लिया। उसने जैसे ही दूसरी तरफ से बोलने की कोशिश की, तभी सामने से दिशा की आवाज गूंजी, लेकिन उस आवाज में आम दिनों जैसी मिठास नहीं थी, बल्कि उसकी जगह एक गहरी दहशत और घबराहट भरी हुई थी। दिशा ने बिना किसी औपचारिकता के सीधे कहा, रोनित सर, आप प्लीज बिना एक भी पल गंवाए अभी के अभी अस्पताल पहुंचिए। रोनित का दिल एक पल के लिए बैठ गया। उसने हैरानी और अविश्वास से भरकर पूछा, अस्पताल? इस वक्त? दिशा, आखिर बात क्या है? आज तो मेरा कोई ऐसा इमरजेंसी अपॉइंटमेंट भी नहीं था। दूसरी तरफ से डॉक्टर दिशा की घबराहट और कम कपाती हुई आवाज सीधे रोनित के कानों से टकराई। सर, आपकी बहन, वो इस वक्त हमारे अस्पताल में गंभीर हालत में भर्ती है। रोनित का दिल एक सेकंड के लिए कांप उठा। उसके हाथ से फोन फिसलते फिसलते बचा। उसने अविश्वास से भरकर पूछा, मेरी बहन? तुम क्या कह रही हो दिशा? मेरी तो कोई। डॉक्टर दिशा ने बीच में ही बात काटते हुए भारी और रुंधे हुए गले से स्पष्ट किया, सर, मैं ठीक से उस लड़की को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानती। उसे कुछ ही देर पहले कोई यहां अस्पताल लेकर आया है। स्टाफ के मुताबिक वह किसी बड़े घर की काम करने वाली लग रही है, लेकिन हमारी एक सीनियर नर्स ने उसे तुरंत पहचान लिया। वही लड़की जिसका कुछ वक्त पहले यहां बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। उसका नाम सान्या है। रोनित के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसने हक्का बक्का होकर पूछा, सान्या? पर उसे हुआ क्या है? आखिर इस हालत में वह वहां कैसे पहुंची? दिशा की आवाज भर्रा उठी, सर, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती कि उसकी देह पर किस कदर जुल्म ढाया गया है। आप खुद आ जाइए प्लीज, बिना एक पल गंवाए। इतना कहकर दिशा ने फोन काट दिया, लेकिन उनके दिल में सान्या की उस दयनीय और विदारक हालत को देखकर जो सिहरन पैदा हुई थी, वह फोन कटने के बाद भी कायम थी। सान्या का शरीर इस हद तक जख्मी हो चुका था कि उसकी कोमल देह पर बेरहमी से नोचने और काटने के अनगिनत नीले काले निशान उभर आए थे और अत्यधिक रक्तस्राव की वजह से उसकी सांसें टूटने की कगार पर थीं। फोन पर रोनित के बदलते हुए रंग ढंग और उसकी उड़ी हुई रंगत को देखकर लिविंग रूम में बैठे बाकी सारे दोस्तों की सांसें भी अटक गईं। करण ने अपनी जगह से उठते हुए तुरंत सवाल दागा, अरे रोनित भाई, क्या हो गया अचानक? तू इस तरह सुन्न क्यों पड़ गया है? रोनित ने कांपते हाथों से करण की कलाई को मजबूती से जकड़ लिया। उसकी आंखों में आंसू छलक आए थे। उसने रुंधे गले से कहा, चलो मेरे साथ तुरंत अस्पताल चलो। सान्या, हमारी सान्या वहां जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। डॉक्टर दिशा का कहना है कि उसकी हालत बेहद नाजुक है। रोनित के मुंह से यह भयानक सच सुनते ही पूरे हॉल में हड़कंप मच गया। वहां मौजूद हर शख्स अपनी जगह से बौखलाकर खड़ा हो गया और बिना एक पल गंवाए रोनित के पीछे पीछे बाहर की तरफ भागने लगा। लेकिन उस भीड़ के बीच आरव अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। वह पत्थर की मूर्ति की तरह वहीं सोफे पर ढंसा रहा। उधर नेहा का बुरा हाल था। उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला था। रोहन ने उसे संभालते हुए कहा, नेहा,
खुद को संभालो, चलो हम सब चल रहे हैं। नेहा ने बुरी तरह सुबकते हुए और हाँफते हुए कहा, मुझे अभी इसी वक्त उसके पास जाना है। हे भगवान, हर बार उसी मासूम के साथ ऐसा क्यों होता है? तभी उसके जहन में कुछ कौंधा। वह हड़बड़ाकर उठी और तेजी से दौड़ते हुए सीधे सान्या के कमरे में जा घुसी। वहां से सान्या का वह पर्स उठाकर वह फौरन वापस नीचे आई और बाकी सबके साथ अस्पताल के लिए चीखते चिल्लाते बाहर निकल पड़ी। हवेली के एक कोने में खड़ा आरव यह सब खामोश नजरों से देख रहा था। उसने तुरंत इशारा करके अपने सबसे भरोसेमंद गार्ड को उन सब के पीछे पीछे अस्पताल की ओर रवाना कर दिया। यह वही गार्ड था जिसने पिछली बार भी अस्पताल के उस वार्ड से आरव को वीडियो कॉल करके हर एक हलचल दिखाई थी। आरव के दिमाग में उस वक्त बस एक ही भ्रम तैर रहा था। उसे लगा कि शायद सान्या कल रात चुपचाप घर छोड़कर भाग रही होगी और रास्ते में उसका कोई भयंकर सड़क हादसा हो गया होगा। उसके दिल के किसी कोने में यह ख्याल दूर दूर तक नहीं था कि सान्या की इस तबाही और कत्लो गारत की असली वजह कोई और नहीं बल्कि खुद उसका अपना वहशीपन था। यह तसल्ली करने के लिए कि सान्या घर से कब और कैसे निकली, आरव तेजी से अपने स्टडी रूम में गया। उसने अपना लैपटॉप खोला और बीती रात के मुख्य द्वार के सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू कर दिया। स्क्रीन पर रात के सन्नाटे की तस्वीरें चलने लगीं। उसने रात भर के गेट के विजुअल्स को ध्यान से देखा, लेकिन पूरी रात किसी को भी उस मुख्य दरवाजे से बाहर निकलते हुए नहीं पाया। माथा चकराने लगा तो उसने वीडियो की स्पीड तेज कर दी, फास्ट फॉरवर्ड कर दिया। तभी दोपहर के वक्त की फुटेज में उसे ममता तेजी से गेट से बाहर जाती हुई दिखाई दी और उसके ठीक पीछे हवेली का एक बॉडीगार्ड अपनी गोद में किसी को उठाए हुए बाहर निकल रहा था। वह देह एक सफेद चादर में पूरी तरह लिपटी हुई थी। आरव की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे समझ आ गया कि ममता ने दोपहर के वक्त सान्या को अस्पताल पहुंचाया था, जिस वक्त घर के सारे लोग अपने अपने कमरों में गहरी नींद या आराम की मुद्रा में थे, और इसीलिए किसी को भनक तक नहीं लगी। झटके में अपनी कुर्सी से उठकर आरव सीधे उस आलीशान हवेली की छत की तरफ भागा। सीढ़ियां चढ़ते वक्त उसकी सांसें उखड़ी हुई थीं, लेकिन जैसे ही उसने छत के उस वीरान कोने पर कदम रखा, उसका पूरा वजूद कांप उठा और उसकी आंखें डर से बाहर आने को हो गईं। रात के वक्त अंधेरे और धुंध की वजह से उसे कुछ साफ दिखाई नहीं दिया था, लेकिन आज दोपहर की तेज धूप में वह मंजर किसी कयामत से कम नहीं था। छत का वह पूरा हिस्सा अब सफेद या सलेम रंग का नहीं लग रहा था। वहां जमीन पर दूर दूर तक सिर्फ खौफनाक खून फैला हुआ था। 2 से 3 मीटर के दायरे में वो लाल धब्बे अब पूरी तरह सूख चुके थे और उनके बीचों बीच सान्या की उस फटी हुई साड़ी के चीथड़े बिखरे पड़े थे। आरव का सिर चकरा गया। वह लड़खड़ाते हुए उसी खून से सने फर्श पर घुटनों के बल बैठ गया। उसके जहन में बीती रात की एक एक भयानक तस्वीर फिल्म की तरह चलने लगी। कैसे उसने अपनी ही हवस और गुस्से में इंसानियत की धज्जियां उड़ाई थीं, कैसे वह बेबस लड़की लगातार सिसक सिसक कर रो रही थी, और कैसे आखिरकार दर्द और जिल्लत के बोझ तले उसकी सांसें थम गई थीं और वह बेहोश हो गई थी। उसने कांपते हाथों से पास ही खड़े एक नौकर को आवाज दी और उस जगह की तरफ इशारा करते हुए उसे फौरन सब कुछ साफ करने का हुक्म दिया। नौकरानी जब उस खौफनाक जगह के पास पहुंची तो उसकी भी चीख निकलते निकलते बची। तभी उसी खून के धब्बों के बीच थोड़ी दूर पर पड़ी एक चमकती हुई चीज पर आरव की नजर पड़ी। वह सान्या का वही पवित्र मंगलसूत्र था जो हर हाल में उसके गले की शोभा बढ़ाता था। आरव ने आगे बढ़कर उस खून से रंगे मंगलसूत्र को अपनी उंगलियों से उठाया। उसका दिल भीतर तक छलनी हो चुका था। वह लड़खड़ाते हुए कदमों से नीचे अपने कमरे में लौटा। उसके सीने में अपराध बोध गिल्ट की ऐसी आग सुलग रही थी जो उसे अंदर से जला रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह उस अस्पताल में सान्या का सामना कैसे करेगा, या अपने उन दोस्तों और भाई के सामने किस मुंह से जाएगा जो इस वक्त दीवानों की तरह सान्या की जिंदगी बचाने के लिए भागे जा रहे थे। वह सीधे अपने कमरे के बाथरूम में घुसा, नल खोलकर
अपने चेहरे पर ठंडे पानी के कई छींटे मारे ताकि खुद को संभाल सके। लेकिन जैसे ही उसकी नजर बाथरूम के कोने में रखे उसके पिछले कपड़ों पर पड़ी, उसकी सांसें फिर रुक गईं। उसने उन कपड़ों को उठाया और अपनी छाती से भींच लिया। उन कपड़ों में अभी भी सान्या की जानी पहचानी खुशबू महक रही थी। उसने उस वक्त एक सफेद रंग की कमीज शर्ट पहन रखी थी। जैसे ही उसने वे कपड़े खुद से अलग किए, उसने देखा कि उसकी उस सफेद शर्ट का एक बड़ा हिस्सा पूरी तरह लाल हो चुका था। रात को उस खून और बारिश ओस के बीच रहने की वजह से वह कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे और उस भयानक रक्त ने उसकी शर्ट को भी दागदार कर दिया था। आरव ने कांपते हाथों से उस शर्ट को उतारा और सान्या के उन कपड़ों के साथ ही एक काले रंग की पॉलिथीन में कसकर बांध दिया। उस पैकेट को लेकर वह तुरंत नीचे उतरा और अपने खास गार्ड को आवाज देकर अपने पास बुलाया। आरव की पुकार पर वह वफादार गार्ड तेजी से कदम बढ़ाता हुआ कमरे के भीतर दाखिल हुआ और बिल्कुल उसके सामने मुस्तैद होकर खड़ा हो गया। आरव ने उस लाल दागों से सनी हुई पॉलिथीन को कसकर पकड़ा और उसके हाथ में थमाते हुए सख्त आदेश दिया, इस पैकेट को तुरंत मेरे निजी विला पर ले जाओ और मेरे कमरे में सुरक्षित रख देना। खबरदार जो इसे खोलकर देखने की भी कोशिश की। इतना कहने के बाद आरव ने बिना एक पल गंवाए उसे वहां से रवाना कर दिया और खुद अपने कमरे के सन्नाटे में लौट आया, जहां उसके भीतर का तूफान उसे अंदर ही अंदर जला रहा था। उधर अस्पताल की उस सफेद और दमघोंटू गलियारे में जब रोहन, नेहा और बाकी सभी लोग सांसें रोके पहुंचे तो उन्हें दिशा उसी वार्ड के बाहर फिक्रमंद हालत में खड़ी नजर आईं। रोनित अपनी सारी धड़कनें काबू में रखते हुए दौड़कर दिशा के पास पहुंचा और उनके कंधे को मजबूती से थामते हुए हकलाती आवाज में पूछा, दिशा जल्दी बताओ, सान्या कहाँ है? उसे आखिर हुआ क्या है? क्या उसका कोई भयानक एक्सीडेंट हुआ था? डॉक्टर दिशा ने कोई जवाब नहीं दिया। उनके चेहरे पर टंगी वह गहरी खामोशियां सब कुछ बयां कर रही थीं। उन्होंने बस धीरे से उस आईसीयू का दरवाजा खोल दिया। जैसे ही वह पूरा समूह अंदर दाखिल हुआ, वहां का नजारा देखते ही सबकी आंखें डर और अविश्वास से फटी की फटी रह गईं। अस्पताल के उस ठंडे बिस्तर पर सान्या बेसुध पड़ी थी। उसे अब तक होश नहीं आया था। ममता भी दबे कदमों से उन सबके पीछे पीछे अंदर चली आई थी। लेकिन उस वक्त उस अथाह दुख के समंदर में डूबे किसी भी शख्स का ध्यान ममता की तरफ नहीं गया था। उसी दरमियान वह बॉडीगार्ड भी चुपचाप अस्पताल के उस कमरे के दरवाजे पर आ पहुंचा। उसने दरवाजे की कुंडी को जरा सा खोलकर अपनी जेब से फोन निकाला और वीडियो कॉल का जरिया जोड़ दिया। कॉल के दूसरी छोर पर आरव उस स्क्रीन से अपनी नजरें चिपकाए सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा था। जैसे ही उसने अस्पताल के उस सफेद बिस्तर पर सान्या के बेजान और टूटे हुए जिस्म को देखा, उसकी अपनी आंखों से आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा। वह आरव कपूर, जिसे दुनिया एक पत्थर दिल, बेरहम और क्रूर इंसान के रूप में जानती थी, आज किसी और के दर्द से इस कदर टूट चुका था कि उसका कलेजा छलनी हो रहा था। उसकी सूजी हुई आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। स्क्रीन के जरिए भी उसे सान्या के कोमल चेहरे, उसकी सूजी हुई पलकों और उसके नाजुक गले व हाथों पर उभरे हुए वो नीले काले खौफनाक निशान साफ नजर आ रहे थे। उसका दिल इस गिल्ट से बैठने लगा कि यह सब उसी के हाथों की करतूत है। उसने कांपते हाथों से कॉल काट दी और सोफे पर औंधे मुंह अपना सिर दोनों हथौड़ों से जकड़कर बैठ गया। खुद से नफरत की आग उसे अंदर ही अंदर भस्म कर रही थी। अस्पताल के उस कमरे में खड़े बाकी तमाम लोगों का हाल भी बुरा था। सान्या की ऐसी विदारक और नर्क जैसी हालत देखकर किसी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। इनमें सबसे ज्यादा बुरी हालत नेहा की थी, क्योंकि वह सान्या के अंदरूनी जज्बे और उसकी ताकत को भली भांति जानती थी। वह जानती थी कि सान्या कोई आम कमजोर लड़की नहीं है, बल्कि वह खुद एक मजबूत फाइटर है। फिर भला कोई इंसान कैसे इतनी हैवानियत करके उसे इस कदर कुचल सकता था? तभी उस भारी सन्नाटे को चीरते हुए दिशा की गंभीर और कांपती हुई आवाज गूंजी। दिशा ने भारी मन से बताना शुरू किया। वह पिछले 17 घंटों से लगातार गहरी बेहोशी की हालत में है।
और जिस भी वहशी ने उसके साथ यह दरिंदगी की है, उसने उसकी बेहोशी के बाद भी अपनी हवस की आग बुझाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसके शरीर के नाजुक अंगों को बेरहमी से जख्मी कर दिया गया है। हमारी शुरुआती मेडिकल रिपोर्ट्स और सर्जिकल स्कैन यह साफ इशारा करते हैं कि उसके साथ इतनी जबरदस्त हिंसा की गई है कि उसकी ओवरी गर्भाशय की नलिकाएं भी गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। भविष्य में कभी भी उसके मां बन पाने की कोई उम्मीद या चांस लगभग खत्म हो चुका है। डॉक्टर दिशा के मुंह से निकली यह भयानक बात सुनकर वहां खड़े हर शख्स का खून खौल उठा। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वे इस सदमे को कैसे पचाएं और क्या प्रतिक्रिया दें। तभी आदित्य ने आगे बढ़कर एक कदम बढ़ाया और भारी आवाज में पूछा, डॉक्टर दिशा, आखिर इस लड़की को इस अस्पताल तक पहुंचाने वाला कौन है? इसे यहां कौन लाया है? दिशा ने बिना कुछ कहे कमरे के एक कोने में सिर झुकाकर खड़ी ममता की तरफ इशारा कर दिया। सभी की नजरें एक साथ उस बूढ़ी औरत पर टिक गईं। इस खुलासे ने उन्हें और भी ज्यादा हिलाकर रख दिया। नेहा तुरंत दौड़कर ममता के पास गई। उसने ममता के कांपते हुए हाथों को अपने हाथों में भींच लिया और भर्राए गले से पूछा, आंटी, सच सच बताइए, आपको सान्या कहां मिली? उसकी यह हालत किसने की है? क्या आप जानती हैं कि इस कत्लो गारत के पीछे कौन है? ममता पहले से ही उस भयानक मंजर को देखकर मानसिक तौर पर टूट चुकी थी। सान्या को अपनी बेटी की तरह चाहने वाली उस औरत से सान्या का यह दर्द देखा नहीं जा रहा था और नेहा के इन सवालों ने उसके बचे खुचे सब्र को भी तोड़ दिया। तभी उनके पीछे खड़े उस बॉडीगार्ड ने अपनी जुबान खोली और कड़कती आवाज में सच उगल दिया, हमें सान्या मैम कपूर मेंशन की मुख्य छत पर इसी हालत में मिली थीं। आज दोपहर जब ममता जी किसी जरूरी काम से उस छत पर गईं, तब उन्होंने इस खौफनाक नजारे को देखा था। यह सुनते ही कि सान्या के साथ यह अमानवीय कृत्य किसी और ने नहीं बल्कि उसी कपूर मेंशन की चार दीवारी के भीतर हुआ है, करण का माथा भनक उठा। उसके भीतर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह बिना एक भी पल गंवाए गुस्से में सुलगता हुआ अस्पताल से बाहर निकला और सीधे अपनी कार में बैठकर पागलों की तरह कपूर मेंशन की तरफ भागा। करण को इस कदर आक्रामक और गुस्से में लाल देखकर बाकी सारे लड़के भी अपनी गाड़ियां लेकर तुरंत उसके पीछे पीछे मेंशन की ओर रवाना हो गए। उधर अस्पताल के उस कमरे में नेहा और ममता अभी भी सान्या के बिस्तर के पास उसकी सुस्पष्ट सांसों को संभालने में जुटी थीं। तेज रफ्तार से गाड़ी भगाता हुआ करण सीधे कपूर मेंशन पहुंचा। उसने मेन गेट पर गाड़ी को जोरदार ब्रेक के साथ रोका और बिना किसी से एक शब्द बोले सीधे आरव के पर्सनल कमरे की तरफ दौड़ लगा दी। उस वक्त आरव अपने कमरे के उस मखमली सोफे पर अनाथों की तरह सिर झुकाए बैठा हुआ था और अपने किए गए इस घिनौने अपराध के प्रायश्चित में अंदर ही अंदर घुट रहा था। तभी अचानक से कमरे का दरवाजा कड़ाके की आवाज के साथ खुला। इससे पहले कि आरव कुछ समझ पाता, किसी ने गुस्से से उसके कोट का कॉलर अपनी मजबूत मुट्ठी में भींचा, उसे एक झटके में खड़ा किया और उसके जबड़े पर एक ऐसा जोरदार घूंसा जड़ दिया कि आरव का संतुलन बिगड़ गया। आरव को अपनी इस अचानक हुई बेइज्जती और हमले पर कुछ पलों के लिए होश ही नहीं आया कि आखिर उसके साथ क्या हुआ है। करण ने रास्ते भर अपनी गाड़ी को जिस पागलपन की रफ्तार से दौड़ाया था, उसकी वजह से बाकी सारे दोस्त अभी तक रास्ते में ही थे और करण अकेला ही इस आग में जलता हुआ वहां पहुंच चुका था। इससे पहले कि आरव संभलता, करण ने अपना दूसरा मुक्का पूरी ताकत से आरव के मुंह पर दे मारा। इस दूसरे प्रहार ने आरव की बची खुची सुस्ती को पूरी तरह भगा दिया। उसके चेहरे पर खून की गर्माहट महसूस होते ही उसके भीतर का अहंकार और गुस्सा उफन पड़ा। इससे पहले कि करण उस पर कोई तीसरा वार करता, आरव ने फुर्ती दिखाते हुए उसका हाथ हवा में ही कसकर दबोच लिया और गुस्से से दहाड़ते हुए चीखा, करण, मल्होत्रा, क्या अपनी जान से हाथ धोने का शौक चरित्राया है? तेरी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि तूने मुझ पर हाथ उठाया? करण की आंखें गुस्से से लाल अंगार हो चुकी थीं। उसने आरव से भी ज्यादा बुलंद और कड़क आवाज में पलटवार किया, और तेरी इतनी घटिया
और वहशी औकात कैसे हो गई कि तूने मेरी बहन, मेरी सान्या के साथ ऐसा घिनौना दुष्कर्म कर डाला? क्या तुझे जरा भी अंदाजा है कि तूने उसकी जिंदगी के साथ क्या खिलवाड़ किया है? करण के मुंह से निकले उन कड़वे और सच शब्दों ने आरव की बोलती बंद कर दी। उसका गला सूख गया। वह अच्छी तरह जानता था कि उसने इंसानियत की हर सीमा लांघ दी है। करण ने अपनी नम और गुस्से से भरी आंखों से उसे झकझोरते हुए कहा, तुझे जरा भी एहसास है कि वह इस वक्त किस भयानक हालत में अस्पताल के उस बिस्तर पर पड़ी है? डॉक्टर ने कहा है उस पर हुए इस जुल्म की वजह से वह अब कभी मां नहीं बन पाएगी। बता आरव, क्या कोई इंसान अपनी ही हवस की आग बुझाने के लिए किसी की पूरी जिंदगी इस तरह तबाह कर सकता है? क्या तू वाकई कोई इंसान है या जानवर? तो दोस्तों, इसी के साथ आज का यह रोंगटे खड़े कर देने वाला और दिल को झकझोर देने वाला एपिसोड यहीं समाप्त होता है। आरव के इस घिनौने सच के सामने आने के बाद अब आगे क्या भूचाल आने वाला है, यह जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को दिल से लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही दिलचस्प एपिसोड्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें।